आफ्टरनून ओके। हम लोग स्टार्ट करें टॉपिक। कितने स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं देखिए। चलो आज 13 स्टूडेंट्स है। ये नम्रता जो है इसने पेपर लिखा था क्या अभी ना? ये पेपर अभी जो भेजा था कल। अनस आपने क्वेश्चन पेपर अच्छा बनाया था और आपने आंसर भी अच्छे लिखे थे। अभी ना गिव चांस टू अनम्यूट देम themselves and they can talk with me for 1 minute. So anyone want to unmute themselves? Please unmute themselves and talk to me. कोई हमसे बात करना चाहेगा? इतने दिन से हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, पढ़ाई तो अपना वर्चुअल चल ही रहा है। अनस का लिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया लगता है। ओके ये धनश्री कौन है? धनश्री नम्रता यस का कुछ रिप्लाई आया कल आपने कहा? अच्छा लिखा है पेपर। माधवी कौन है? माधवी हाँ यस बोल लो फॉर 1 और 2 मिनट्स के लिए कुछ बोलना चाहते हो तो। एक तो हम वैसे भी बात नहीं करते ना, ज्यादा मिल भी नहीं पाते एक दूसरे से। हाँ बोलो। इतने जन ज्वाइन होते हैं देखो 17 18 डेली मोस्टली 20 to 25 स्टूडेंट्स तो ज्वाइन होते हैं कि नहीं? तो सब लोग आंसर क्यों नहीं लिखते? ज्वाइन क्यों हो रहे हैं सब लोग? ऐसा लग रहा है कि आपका प्रेजेंट ही लगेगा इसीलिए ज्वाइन हो रहे हैं आप लोग। प्रेजेंट ही तो लगेगा ही। आपका ये बेनिफिशियल है जो है यहाँ पे, उनको प्रेजेंट के मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटी के मार्क्स मिलेंगे, इंटरनल के मार्क्स मिलेंगे। सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही ना कि इतना सब आप अभी देखो किसके घर में वाईफाई नहीं होगा तो किसने अभी इस पीरियड में वाईफाई बिठाया होगा या तो नेट का पैक मारा होगा। तो आपने इतना सारा पैसा भी तो इन्वेस्ट किया है, टाइम भी दे रहे हैं टीचर को, तो टीचर भी आपको बेनिफिट तो देंगे ही ना। लेकिन उसके साथ आप क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं लिख रहे? क्वेश्चन आंसर लिखना 4 जन का ही काम है क्या? अनस ने लिखा था सब ये, और कौन शांभवी लिखती है, वो दोनों मोस्टली लिखते हैं। और ये नमू एक मैंने इसको भी रेगुलर देखा है। बाकी सब तो अभी रेगुलर नहीं दिख रहे। रेगुलर लिखना भी सबको जरूरी है ना। अब कुछ रिप्लाई तो करो, चैट तो करो कि हाँ मैडम कुछ प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो हमें समझ में आ जाए। सब इतने साइलेंट है। ओके ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक लिया? कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे? कल कौन सा टॉपिक लिया? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ और क्या क्या लिया हमने कल? चैट करो आप लोग, लिखो या तो अनम्यूट करके बोलो। कल कौन सा टॉपिक लिया? और जीनोमिक्स के बारे में लिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। संडे को सैटरडे को हुआ ना अपना क्लास। हाँ और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में इन शॉर्ट बताया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद लैक ओपेरॉन मॉडल मतलब लैक जो हमारा ओपेरॉन कंसेप्ट है उसके बारे में इन शॉर्ट बताया। ये हुआ हम लोगों का ओपेरॉन कंसेप्ट। हाँ बराबर है, ओपेरॉन कंसेप्ट हुआ। फिर ओपेरॉन कैसे 3 एंजाइम से काम करता है वो हुआ। जीनोमिक्स से टॉपिक हुआ और एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स भी हो गए कि जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे आपने कहा था कि उसे हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो किसने लॉन्च किया, कब स्टार्ट हुआ? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये हुआ नॉलेज बेस्ड स्टूडेंट्स। ये है ना, आप पढ़ेंगे तो भी आपको आ जाएगा। इसको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड टॉपिक, जिसको टीचर एप्लीकेशन बेस्ड जो कहते हैं ना कि जिसे यूज करके हम कुछ कर सकते हैं क्या, हमारे में कुछ चेंज आ सकता है क्या, उसे एप्लीकेशन बेस्ड कहा जाता है। तो कल हमने इसका एप्लीकेशन भी लिखा था। फिर उसके बाद इसके ऊपर किस किस में
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन कौन से बैक्टीरिया में रिसर्च किए गए, किस किस का जीनोम फाइंड आउट किया गया, उसके बारे में इन शॉर्ट बताया था कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, ड्रोसोफिलिया है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस स्पीसीज है, इनका भी जीनोम प्रोजेक्ट फाइंड आउट किया गया, राइस स्पीसीज का, फिर उसके बाद माउस स्पीसीज का, ये जो ड्रोसोफिलिया फ्रूट फ्लाई स्पीसीज का। तो ये कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस स्टडी करते गए और उस जीनोम सीक्वेंस का इन्होंने यहाँ पे दिया भी है। अगर आपने चार्ट का टेबल फॉर्म में देखा होगा तो देखो, ह्यूमन स्पीसीज हैव 46 क्रोमोसोम। एस्टिमेटेड जीन उन्होंने एस्टिमेशन कितना निकाला था, दैट इज एस्टिमेटेड साइज बेस पेयर्स कितने हैं, 3 बिलियन उनकी जो क्रॉस पेयरिंग जो है। लेकिन एस्टिमेटेड जीन नंबर एक्चुअली कितना निकला, 33,000। माउस फ्लाई में देखो 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेकिन एस्टिमेटेड साइज ऑफ बेस पेयर कितनी है, 2.9, और यहाँ पे एस्टिमेटेड जीन जो है वो 25,000। तो इस तरह से ये स्पीसीज में उन्होंने वो नंबर निकाल के मैपिंग किया। अब मोस्टली इस जीन का और प्रैक्टिकल बेसिस पे कहाँ पे एप्लीकेशन हुआ, तो उसका एप्लीकेशन हो गया, हम उस दिन बोल रहे थे कि अमेरिका में ऐसा हुआ है कि चोर को ढूंढना इजी जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक्चुअली क्या, हम थोड़ा थोड़ा मोरल बोल रहे हैं, थोड़ा अलग हटके थोड़ा बोल रहे हैं, 2 मिनट लेंगे आप सबका। ये सब क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम चीट करते हैं, हमारे माइंड में कहीं पे प्रॉब्लम रहती है ना, तो हम कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढना चाहते हैं। तो ये माल प्रैक्टिस कहाँ से आती है, अगर हमारी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होती तो हम कुछ चीज करने की कोशिश करते। तो हमारी बेसिक नीड क्या रहती है, फूड है, बराबर है। फूड के साथ और क्या क्या है, बेसिक नीड्स, मतलब हम लोग कहते हैं क्लोथ। लेकिन अभी क्लोथ, ये बेसिक नीड कितने हैं, 2 क्लोथ की जरूरी है। सपोज हमने लिया 1 मंथ के लिए मुझे 2 क्लोथ जरूरी है, सपोज ऐसा समझा। लेकिन अगर मैंने नेबर के पास देखा 1,000 रुपीज का एक मस्त क्लोथ है उसके पास, तो हमारा मन क्या करता है, हमें 1,000 रुपीज का वो क्लोथ चाहिए। या तो और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज किसी का, अभी आपको सबको कार में, कार ये सब चीज समझ में आती है ना, तो सपोज किसी के पास बहुत बड़ा कार है, सपोज 8 लाख 7 लाख रुपीज का कार है, तो अगर वो कार उस नेबर के पास है और मेरा भी उतना ही कैपेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो मेरा मन करेगा मुझे मुझे 8 लाख रुपीज का कार आना चाहिए। तो ये डिजायर जैसे ही आएगी हमारे मन में, तो हम वो 8 लाख रुपीज कमाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम वो 8 लाख रुपीज कमाने की कोशिश करेंगे तो हमें वो 8 लाख रुपीज नहीं मिलेंगे। सपोज मुझे 1,000 रुपीज ही डेली इनकम मिल रहा है, तो मैं और ढूंढने की कोशिश करूंगी कि मुझे 1,000 रुपीज और कहाँ से मिलेगा। फिर वो जहां से भी मिलेगा वो रॉन्ग वे से मिलाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे वो 8 लाख रुपीज का कार चाहिए इसलिए। तो जैसे मैं वो रॉन्ग वे से कुछ काम करना स्टार्ट करूंगी, तो वहां पे आ जाएगा चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो जहां पे चीटिंग प्रोपेंसिटी आ जाएगा, वहां पे उसको चीट करने वाला कोई कंट्रोलर तो रहेगा ही ना। तो वहां पे रहेगा रूल। रूल मतलब क्या, रूल कंट्रोलिंग प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड एज ए पुलिस। तो रूल तो नेचर का भी रूल रहता है, नेचर भी गवर्न करता है अपने को, जैसे बर्थ आता है, डेथ आता है। लेकिन आर्टिफिशियली हम लोगों ने गवर्न करने के लिए किसे रखा है, पुलिस को। तो पुलिस फॉरेन कंट्री में बहुत इजी जाता है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी हाई डेवलप है, हमारे पास डाइवर्सिटी है, तो ये सब मेंटेन नहीं हो पाता। तो उन्होंने जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स है, उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके, सबको समझ में आ रहा है, मैं ऑडिबल टू यू, हमारे दिमाग में क्या है, हम हार्ट से आपको क्या बताना चाहते हैं, क्लियर हो रहा है आपको? कैन ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज रिप्लाई मी। हाँ, यस। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये सब चोरी ढूंढने के लिए वहां पे, मतलब वहां पे इजी वे से कंप्यूटर में ये डाटा फीडअप किया जाता है। तो सपोज कहाँ पे कुछ क्राइम हो गया, मतलब रॉबरी हो गई, रेप हो गया, तो वहां पे कहीं ना कहीं जीन का सैंपल, डीएनए का सैंपल मिलेगा ही, क्योंकि रॉबरी होगी तो हाथापाई होगी, अगर रेप प्रोसीजर है तो वहां पे भी कहीं ना कुछ तो हाथापाई होगी। तो उस प्रोसेस में कभी ना कभी वहां पे ब्लड सैंपल मिलता है, सेल सैंपल मिलता है, हेयर मटेरियल मिलता है। तो जैसे हम सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में दिखते हैं वही, वो सैंपल लेके जाके बस उन्हें वो सैंपल वहां पे डीएनए को फीड करना है, वो डीएनए से मैच ही करेगा, बिकॉज एवरीबडी डीएनए इज डिफरेंट। तो कैसे डीएनए मैच करके इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उस प्रोसेस, जैसे हम थंब प्रिंटिंग बोलते हैं, थंब से थंब मैच करेंगे तो क्रिमिनल को ढूंढा जाता है।
अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में और कुछ कुछ, तो वैसे ही इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई। देखो धीरे धीरे इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी, हम यहाँ अभी थोड़े दो साल पहले हम लोग भी यहाँ सुन रहे थे कि अपने यहाँ से बुलेट ट्रेन जाएगा करके। तो सुनो, बुलेट ट्रेन जाएगा मतलब कितना फास्ट जाएगा वो ट्रेन। तो एक्चुअली इतना फास्ट ट्रेन जाके हम वैसे भी 2 दिन के बाद जाने वाले हैं, 4 दिन के बाद भी जाने वाले हैं, लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इतना फास्ट किसको जाना है। वो 10, 15, 20, 25 लोग रहेंगे या तो 100 लोग रहेंगे, लेकिन उनके लिए ये सारी जो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे हम, तो उससे बहुत सारे चेंजेस होने वाले होंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि जिससे हमारा बेसिक नीड ही फुलफिल हो जाए। अगर ये 9 लाख रुपीस की या 8 लाख रुपीस की कार प्रॉब्लम ही ना हो, ये कार ही ना हो तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो हमारा बेसिक नीड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो चीटिंग प्रोपेंसिटी आएगी ही नहीं। मैं वही तो बोल रही हूँ कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप ढूंढेंगे कुछ तो सोल्यूशन। अरे मुझे ये टीचर ने बोला था लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं किया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अरे आप फ्रेंड को पूछेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है मुझे बता, फिर उसका माइक्रोशीट बनाएंगे और कुछ बनाएंगे और फिर कॉपी करके पास हो जाएंगे। लेकिन पास होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका लोगों में, पब्लिक में नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज द जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम are responsible for determining the characters of an organism. तो जीन्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम तो हमने अभी आपको बता दिया कि ये क्रोमैटिड है और यहाँ पे सेंट्रोमियर है। तो ये सेंट्रोमियर के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने खोल के डीएनए का रिप्लिकेशन देखा। फिर ये डीएनए के ऊपर एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, वो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या बनाने में हेल्प करते हैं, एमिनो एसिड बनाने में। वही नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस जो अमीनो एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, उसी को एक्चुअली हम कहते हैं जीन्स। So these genes are present on chromosome, are responsible for determining the character of the organism. वो organism क्या है, उसका बॉडी का कैरेक्टर झट से डिटरमाइन करता है। As well as inheritance of character. तो देखो इसलिए हम ना हमारा कोई कैरेक्टर किसी से मैच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉरेन सपोज नेपाली या चाइनीज पर्सन को देखा हमने, तो चाइनीज पर्सन इंडिया के पर्सन जैसा नहीं दिखता ना, क्योंकि उसका डीएनए अलग है, क्योंकि उसकी डीएनए की स्ट्रक्चर से उसका फेस बना है। तो बेसिकली हर पर्सन, यूएसए के पर्सन को देखो, वो अपने जैसा मैच नहीं होता, वो कितना भी अपने जैसे बिहेवियर करेगा, लेकिन उसकी बॉडी के कैरेक्टर्स मैच नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी के कैरेक्टर किससे रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड है। सो एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक जेनेटिक मेकअप, लेकिन वो दो उसकी केमिकल कॉम्बिनेशन सेम है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एक ही है, लेकिन वो चेंज हो गया, उसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है बस। और सीक्वेंस से यूनिक जेनेटिक मेकअप विच में बी कॉल्ड एज अ डीएनए फिंगरप्रिंट। तो उस सीक्वेंस की वजह से वो पर्सन यूनिक हो गया। यूनिक का मतलब अलग, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी अलग है। दो हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन है, 99.9% जीन हमारे एक दूसरे से इतने मैच हो जाते हैं। तो वो 0.1% जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस में से प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, हम आप सब अलग है, तो हम सबको एक यूनिक जेनेटिक मेकअप आता है। सो द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विथ हेल्प ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस, दैट इज नोन एज अ डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एनालिसिस, रिस्ट्रिक्शन ये वर्ड छोड़ दो साइड में, ओनली डीएनए एनालिसिस कहेंगे। तो डीएनए का चीरफाड़ करना, मतलब हमको बोलेंगे ना, तो सपोज चीरफाड़ करना मतलब क्या, सपोज कैप्सिकम है, शिमला मिर्ची या मिर्ची है, तो उसमें कैप्सिन नाम का केमिकल होगा ना, वो कैसे निकालेंगे, हम उसे क्रश करेंगे, मिक्सर में घुमाएंगे, और फिर उसमें से जो सोल्यूशन निकलेगा उसमें जो केमिकल है उसे हम कहेंगे अरे इसमें कैप्सिन है, इसकी वजह से ये तीखा लगता है। तो वैसे ही द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद हेल्प ऑफ डीएनए एनालिसिस, उस पर्सन का पूरा डीएनए का एनालिसिस करेंगे, और उस डीएनए के एनालिसिस को हम कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस क्या है, वो यहाँ टॉपिक में मेथड में आएगा। इन अ पॉपुलेशन ओवर एवरी पर्सन शोज अनयूजुअल सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 नाइट्रोजन बेस पेयर। तो हर पॉपुलेशन में डीएनए के 20 to 100 नाइट्रोजन बेस पेयर है ना,
वो अलग रहते हैं, मिनिमम 20 मैक्सिमम 100, और उसे कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और वो रिपीटेड रहते हैं, रिपीटेड सेवरल टाइम्स, वो सबके फिक्स रहते हैं। समझो, अब ये मेरा डीएनए है, हाँ मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरी बॉडी का। तो मेरी बॉडी में जो डीएनए है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, साइटोसिन 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 साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन, ग्वानिन ग्वानिन, एडिन ग्वानिन, एडेनिन एडेनिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 और आगे 7 जी 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 जी। सपोज ये मेरा नाइट्रोजन सीक्वेंस बेस पेयर है, ये मिनिमम कितने का है, ये 20 का है। ये कुछ पीरियड के बाद ये डीएनए में, यहाँ पे भी आगे भी कुछ पीरियड के बाद एक क्रोमोसोम में फिर से रिपीट होता है, कुछ पीरियड के बाद फिर से रिपीट होता है। तो ये इसे कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। लेकिन ये जो मेरी बॉडी में सीक्वेंस है, ये मेरी डॉटर के बॉडी में नहीं रहेगा, दो शी इज माई डॉटर। उसमें शायद ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ए की जगह उसका जी होगा, एक ही चेंज हो गया, तो ये उसका वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हो गया। तो ये मिनिमम 20 से लेके मैक्सिमम 100 तक अब हमारे सब में अलग है। हमारे यूनिवर्स में जितने भी पॉपुलेशन है, उन सब में ये नंबर ऑफ टैंडम यूनिट्स वेरिएबल है, और यही हेल्प करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस। सो देखो, इन अ पॉपुलेशन एवरी पर्सन शोज अनयूजुअल सीक्वेंस ऑफ 22। ये सबको क्लियर हुआ, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अनस और शांभवी को छोड़ के बाकी लोग रिप्लाई देंगे। ये जो डीएनए है, इस डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, हाँ यस नम्रता, तो ये जो सीक्वेंस है कितने हैं, हाँ यस धनश्री थैंक यू, तो इसे कहेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट यूनिट्स। तो ये इससे हम कैसे करेंगे, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर एज फॉलोज। पहली प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले हमको क्रिमिनल को ढूंढना है, तो पहले हमें डीएनए का सेपरेशन करना पड़ेगा। सो डीएनए इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेल, और डीएनए इज कलेक्टेड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी और होस्ट। लाइक कहाँ से वो सेपरेट किया जाएगा, होस्ट जिससे हमें ढूंढना है, उसका ब्लड लिया जाएगा, उसका हेयर लिया जाएगा, या तो उसके जो स्किन जो है, हेयर रूट्स जो है वहां से लिया जाएगा, या तो उसकी स्किन है वहां से लिया जाएगा। अब देखो रिस्ट्रिक्शन वर्ड क्लियर होगा, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, मतलब जो डीएनए हमने आइसोलेट किया, सेपरेट किया वो ब्लड में से, ये सैंपल हुई है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। सपोज रॉबरी हुई है, बैंक में रॉबरी होती है ना, तो रॉबरी होती है तो पैसा चुराने आता है लोग, लॉकर खोला उसने, तो उसने हैंड ग्लोव्स यूज किया होगा, लेकिन लॉकर खोलने के लिए मैनेजर ने चाबी दी होगी, हाथापाई की होगी, मारामारी हो गया होगा, तो वहां पे कुछ लगा होगा ना, तो वहां से उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है। अब वो ब्लड सैंपल यहाँ आगे नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है। द आइसोलेटेड डीएनए, जो उसमें से डीएनए सेपरेट किया, दैट इज ट्रीटेड विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो कौन से एंजाइम से ट्रीट किया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्चुअली एंडोन्यूक्लियस दैट कट द डीएनए। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जो भी हमारे डीएनए सैंपल मिला है वो बहुत ही छोटा रहता है ना, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, तो उसे और पॉलीमर बनाना, उसके और फ्रेगमेंट्स बनाना, उसे हेल्प करता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैविंग वेरिएबल लेंथ कॉल्ड एज अ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसे नाम दिया RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो मुझे जो डीएनए का सैंपल मिला था, वो एक डीएनए का सैंपल मिला, अब मैंने इसको एनालिसिस के लिए डाल दिया, उसका और एक बन गया, उसका और एक बन गया, उसका और एक बन गया, और ये जो कटिंग होनी चाहिए लॉन्ग लॉन्ग होता जा रहा है सपोज, तो उससे सेपरेट करना है स्मॉलर फ्रेगमेंट में, तो उसे डिवाइड किया गया, क्योंकि मुझे वो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट यूनिट ढूंढना है ना, उसे मैं बार बार ढूंढना चाहती हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो वो ढूंढने के लिए जो प्रोसेस की जा रही है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए डीएनए के, और किससे बन गए, एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम से। एंजाइम का नाम क्या है, एंडोन्यूक्लियेज। तो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसे टुकड़े करने में हेल्प करेगा। अब ये जो टुकड़े हैं डीएनए के,
वो डीएनए के टुकड़ों को एक अगारोज जेल में डाला जाता है। अगारोज जेल मतलब जैसे अगल पहले हमने कभी देखा है, आपने देखा है कि नहीं हमें मालूम नहीं। पहले मिठाई का पैकिंग आता था, अभी भी आता है, हलवा हलवा मोस्टली उसका मिठाई के पेपर रैपिंग पे ना एक न्यूज पेपर आता था ऐसा जिलेटिन पेपर, और वो जिलेटिन पेपर में मिठाई रैप करके देते थे। तो वैसा ये डब्बा है समझो, ऐसा चौकोनी डब्बा, और उस डब्बे में ना जेल जेल जो बालों में मोस्टली लोग यूज करते हैं ना बाल कड़क करने के लिए, जेल और कहाँ यूज करते हैं हमें आइडिया नहीं। तो वो जो जेल रहता है वो जेल डाला हुआ है, वो अगार उसका जेल है। अब इस जेल में ना डीएनए के फ्रैगमेंट्स को डाला जाता है। डीएनए जो टुकड़े थे ना हमने कलेक्ट किए, वो जेल में से यहाँ मूव होते जाएंगे। क्यों मूव होते जाएंगे? दैट इज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर मोस्टली निगेटिवली चार्ज। एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन जो है ना, नाइट्रोजन बेस, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ हाँ बोलते जाओ बीच में। नाइट्रोजन, कुछ तो रिप्लाई क्या करो, मतलब जब हमने RLF पी बोला तो आप वो अनस मोस्टली करता है ऐसे, तो क्या होता है, एक्टिव रहते हो आप लोग। तो हाँ मैडम ये बताया आपने, ये मालूम हुआ। जैसे पहली प्रोसेस क्या बताई हमने, बोलो पहली प्रोसेस, टाइप करेंगे तो जल्दी से ध्यान में आएगा। कौन सी प्रोसेस हुई थी पहली? आइसोलेशन ऑफ क्या हुआ था बताओ? डीएनए। तो पहली प्रोसेस का नाम है डीएनए को सेपरेट किया, बराबर। तो वो कहाँ से सेपरेट किया हम लोगों ने? ब्लड सैंपल से। वेरी गुड। तो ब्लड सैंपल से सेपरेट करने के बाद हम रिस्ट्रिक्शन क्या कर रहे हैं? डाइजेशन। कौन से एंजाइम से कर रहे हैं? एंडोन्यूक्लियस। तो आप भी टाइप करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से वो सेपरेट किया। अब जो सेपरेटेड डीएनए है वो थर्ड प्रोसेस में जा रहा है। उस थर्ड प्रोसेस को नाम दिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें से जो टुकड़े टुकड़े डीएनए थे वो हम डाल रहे हैं यहाँ पे, और उस जेल का नाम है अगारोज जेल, जो अगार से बना है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, ये एक इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है, एक इलेक्ट्रिक कंटेनर है ऐसे समझो। अब इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाला विच आर निगेटिवली चार्ज, वो निगेटिवली चार्ज है। तो जो छोटा रहेगा ना डीएनए, थोड़ा पतला रहेगा, वो पहले नीचे आएगा, उससे थोड़ा बड़ा रहेगा वो ऊपर जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो उसके पीछे पीछे रीजन क्या है? जो छोटा रहेगा वो ज्यादा स्फूर्तिला रहेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा, जो पतला रहेगा तो जल्दी जल्दी भागेगा, तो इसलिए वो जल्दी पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव होगा। एंड द मूवमेंट ऑफ दिस फ्रैगमेंट्स डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट। तो स्मॉलर द फ्रैगमेंट गो टुवर्ड्स द बॉटम, वो जल्दी जाने की डाउनवर्ड कोशिश करेगा, जहां पे कौन सा पोल है? पॉजिटिव पोल है। अब ये थर्ड प्रोसेस हुई। अब फोर्थ प्रोसेस, वो जाने के बाद मिल गया ना हमें, फ्रैगमेंट्स का सीक्वेंस मिल गया। नाउ द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू अ नायलॉन मेम्ब्रेन। अब वो जो फ्रैगमेंट का सपोज ये हमें बैंड मिला है, 1 2 3, थोड़ा बड़ा करती हूँ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, और ऐसा सपोज हमें बैंड मिला है। अब ये जो बैंड है वो एज इट इज, जैसे कुछ क्या बोलेंगे, ऑयली सब्सटेंस रहेगा, तो हम उसे क्या करते हैं? टिश्यू पेपर में रख के उसका पूरा ऑयल एब्सॉर्ब करके फिर उसे खाते हैं। हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू, अब जो सेपरेट हुए हैं वो एक मेम्ब्रेन में डाला जाता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ नाइलॉन मेम्ब्रेन। एकदम थिन मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, उस पे फिल्टर पे सेलुलोज मतलब वो वुड का ही है, हाँ, वुड का जो पल्प आता है उससे एकदम पतला, एकदम थिन, दैट इज नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। बाय प्लेसिंग इट ओवर द जेल, उस जैसे मैंने बोला ना कि जैसे टिश्यू पेपर में हम लोगों ने सपोज वड़ा पाव खा रहे हैं तो वड़ा को रखा और पूरा ऑयल एब्सॉर्ब करके ले लिया, वैसे ही उस जेल पे ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखने के बाद वो जेल में से बराबर डीएनए को उठाता है, उसको जो चाहिए वो एब्सॉर्ब करके लेता है। नाउ हमें डीएनए का सैंपल मिला है। नाउ द सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, अ नोन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए प्रोब। तो हमें जो मिला था वो पहले, दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए प्रोब, एंड इट इज फॉर्म बाय कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इट इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो हमारा जो ब्लड सैंपल मिला है हमें, वो वहां पे इंसिडेंटली मिला है ना, जहां इंसिडेंट हुआ है, रॉबरी इंसिडेंट हुआ है, वहां से मिला है। अब दूसरा जो है, हम क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रहेगा ना, समझे क्या? सपोज यहाँ पे खून हो गया है, डेथ हो गई है, ओके। अब डेथ सैंपल पे एक ब्लड सैंपल मिला है,
तो ब्लड सैंपल मिलने के बाद किसने चाकू मारा होगा, कोई तो एक होगा ना चाकू मारने वाला। तो सस्पिशियस पर्सन जो है, सपोज हम मैं हूँ वहां पे, ओके, अभी अनस है और शांभवी है, ओके, वहां पे ये 4 जन है, मैं अनस शांभवी, हम 3 जन है, और वहां पे एक पर्सन की डेथ हो गई है। तो जहां वो इंसिडेंट हुआ, तो जो पुलिस आएगा वो पूछेगा ना, आप वहां पे क्यों गए थे अनस, शांभवी आप क्यों गए थे, मैडम आप वहां क्या करने के लिए गए थे। तो बातें करते करते हम तीनों को क्या किया जाएगा बताओ, ब्लड सैंपल लिया जाएगा। तो जो ब्लड सैंपल लिया जाएगा, वो ब्लड सैंपल ये प्रीवियस सैंपल को मैच करने की कोशिश करेगा, नेचुरल है। तो वो दैट इज एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, हमारा डीएनए वहां पे मैच करके रखा हुआ है, ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। जैसे ही ये सैंपल जो इंसिडेंट में मिला है, वो इंसिडेंट सपोज मैंने चाकू मारा है, समझ में आ रहा है, तो ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बराबर मैच करेगा। अनस और शांभवी के इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां पे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो क्रिमिनल के हाथ में वो ब्लड सैंपल आया ही नहीं है। सपोज वहां पे मेरा ही आया है, तो सस्पिशियसली मैं ही वहां पे अवेलेबल हूँ। लेकिन कभी कभी, यही तो बोल रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली दूसरा मार के जाता है चाकू, लेकिन चाकू अगर मेरे हाथ में दिख रहा है, अगर मेरा ब्लड सैंपल लगा है, तो मैं ही वहां पे क्रिमिनल दिखूंगी। समझ में आ रहा है क्या, कोई चौथा पर्सन रहेगा वहां पे, जो हम तीनों में से किसी को भी मालूम नहीं रहेगा। सो हियर दैट डीएनए इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज फॉर्म बाय कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इट इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वो हमने मैच करके रखा है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस देखो, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, कोई टाइप करेगा विद इन अ मिनट, पहली प्रोसेस को क्या नाम दिया, सेकंड को लिए सेकंड प्रिपेयर होएगा, पहली प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ जिसको भी आ रही है, हाँ आइसोलेशन फर्स्ट, शाबाश। सेकंड क्या हुआ, फर्स्ट आया, सेकंड, तब तक सेकंड कोई टाइप करेगा, तब तक थर्ड कोई टाइप करेगा, फोर्थ टाइप करेगा, हाँ सेपरेट करना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइजेशन, शाबाश, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइजेशन नहीं बोलते चलेगा, लेकिन ठीक है, रिस्ट्रिक्ट, हाँ बोलो बराबर है वो। थर्ड प्रोसेस, अगारो जेल में जाला ना, हाँ बराबर है, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, शाबाश। हाँ फिर फोर्थ प्रोसेस, तब तक फोर्थ प्रिपेयर होना चाहिए, फोर्थ प्रोसेस क्या हुआ, फोर्थ प्रोसेस साउथर्न ब्लोटिंग, शाबाश। तब तक नेक्स्ट स्टूडेंट प्रिपेयर हुआ होगा ना, टेक्स्ट बुक अगर हाथ में है तो। फिफ्थ स्टोइक क्या हुआ अपना, हाँ हाँ ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग, वो तो हो गया। अभी नेक्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, अब नेक्स्ट प्रोसेस आ गई, हाँ सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। अब नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द प्रोब डीएनए इज एडेड टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर कंटेनिंग द होस्ट डीएनए, जो होस्ट है उस पर्सन का, थैंक यू, उस पर्सन का ये डीएनए, थैंक यू नम्रता। तो नाउ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब पेयर विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ होस्ट डीएनए, तो होस्ट डीएनए से वो प्रोब मैच होगा, एंड सो द डीएनए hybrids are formed and remaining are washed off। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे थाइमिन होगा, इसका साइटोसिन, इसका एडेनिन, इसका ग्वानिन, ये दोनों मैच हो जाएंगे, और मैच होने के बाद बाकी जो अनवांटेड डीएनए है वो वॉश ऑफ हो जाएंगे, वॉश ऑफ किए जाएंगे, आया समझ में। और वॉश ऑफ होने के बाद बाय 3 to 4 टाइम्स वॉशिंग ऑफ वाटर, सिंपली वाटर से वॉश ऑफ हो जाएंगे। एंड नाउ दैट, जैसे हम कैमरा से फोटो लेते हैं, वैसे ही वहां पे एक्सरे फोटोग्राफी किया जाएगा। सो द नाउ नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफ एक्सरे फिल्म बाय द ऑटोग्राफी। तो ये ऑटोग्राफी से वो फिल्म लिया जाएगा और वो मैच किया हुआ पर्सन दिखेगा। आई थिंक इसका फोटो पिक है ना, अपने टेक्स्ट बुक में है, मैं आपको टेक्स्ट बुक से भी 2 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ। अरे तो देखो यहाँ पे डीएनए सैंपल को सेपरेट किया, तो घुमाया ना ब्लड में से, तो ब्लड में से घुमा के नीचे डीएनए का एक्सट्रैक्ट दिख रहा है यहाँ पे डीएनए का, और ऊपर जो सैंपल है वो लिया, आइसोलेटेड प्यूरिफाइड सैंपल ये डीएनए है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कैंची लगाई, देखो ऐसे नेचुरल कैंची नहीं है, कभी कभी बच्चों को लगेगा अरे डीएनए को कैंची से कट किया जाता है, वो दिखाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ लास्ट 10 मिनट्स बाप रहे, कौन सा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उस एंजाइम से देखो इसके फ्रेगमेंट्स किए गए। आपको क्लियर हो रहा है ना, जरा बोलो, चेक करते जाओ, ये फ्रेगमेंट क्लियर हो गए। फिर ये फ्रेगमेंट देखो इस जेल में डाले हैं, अगारोस जेल में,
अगर जेल में डालने के बाद देखो ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू ट्रांसफर मेम्ब्रेन, ये देखो नाइट्रोसेलुलोज पेपर मेम्ब्रेन जो है ना, इस मेम्ब्रेन को उठा के लेके आए। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब जो सिलेक्ट हो गए और ये फोटोज लेके एक्सरे फिल्म फोटोग्राफी इस तरह से। तो ये डीएनए का एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ यूज होता है ये टेक्निक? तो एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज यूज इन फॉरेंसिक साइंस, दैट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेप एंड कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस, जहाँ पे मालूम नहीं पड़ता उस जगह पे टू फाइंड द। तो यहाँ पे ये जो रेप केसेस दिए उसमें कैसे मालूम पड़ता होगा? तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो सीमेन सैंपल रहता है ना, उस सीमेन सैंपल में फ्रुक्टोज रहता है और वहां से मालूम पड़ता है अगर वो फ्रुक्टोज सैंपल वहां मिला, वो केमिकल मिला, तो आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ पे रेप प्रोसीजर हो गई है। समझ में आया? ये एक्स्ट्रा अब कभी ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, वो टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी ना, तभी उसमें ये आ जाएगा। टू फाइंड द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। डिस्प्यूटेड अभी मुंबई में भी ये बहुत चलता है। मतलब लड़का बर्थ होता है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड रहता है, तो कभी बाय नर्स से, कभी कोई ध्यान रख के रहता है, इसके चाइल्ड, इसके पास कोई नहीं है छोटे बच्चे के पास, तो बच्चों को चुरा के लेके जाते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। तो उसमें वो डीएनए सैंपल मैच करके फाइंड आउट होता है कि कौन किसका पेरेंट है। एंड इन पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द कैट, डॉग, हॉर्सेस एंड ह्यूमंस, पेडिग्री वही मतलब किसके ग्रैंडफादर कौन है, फादर कौन है, मदर कौन है, उसको पेड, फिर उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए एंड बी कुछ रहेगा, ये सब। तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट है। मैं उससे अपना ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करती हूँ। मुझे अभी आपका बहुत आगे रिवीजन लेना है और बहुत पढ़ाई करवानी है। सॉरी, हाँ मैं न्यू लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। तो न्यू लेसन है प्लांट वाटर रिलेशन, वो 2 मिनट में हो जाएगा, 5-6 मिनट जो है उसमें कंप्लीट करती हूँ, चलेगा ना? प्लीज मुझे बोलो। आप अभी अनस, आज क्या डेट, मंडे है ना, आप ही को क्वेश्चन पेपर निकालना है, आज मंडे है, तो कृषिका है तो उसको बोलो आपका टर्न था, ठीक है? आप अभी बना लो अनस क्वेश्चन और मैं ये पढ़ाती हूँ। चालू करो, चलेगा ऑल ऑफ यू? थोड़ा फास्टली, तो 10 मिनट्स का यूटिलाइजेशन होगा और फिर कल हम वो रिस्पिरेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। तो प्लांट रिलेशन देखो, वाटर इज कंसिडर एज एन एक्सेलर ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का मेन कंपोनेंट है, बिना पानी से हम जी ही नहीं सकते, इसलिए वाटर इज मेन मेन कंपोनेंट ऑफ लाइफ है। तो नेचुरल वाटर की क्या प्रॉपर्टीज है जो केमिस्ट्री में है? मोस्टली इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इजिली सॉल्वेंट को डिसॉल्व करके लेता है, सो इट इज कॉल्ड एज अ बेस्ट सॉल्वेंट। इट इज इनर्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी मोस्टली पीएच न्यूट्रल रहती है, 7 रहती है। वाटर इज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, उससे कुछ भी जल्दी पास ऑन होता है फॉर डिसॉल्व मिनरल्स also and food molecule also, and rest aqueous medium फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन ऑल सेल। तो सारे सेल में जो रिएक्शन होनी है, जो भी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होना है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, तो वो सब प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है बताओ? एक्वियस मीडियम। और वो मीडियम प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है? वाटर का। सो वाटर एक्ट एज अ रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो, ये आपको जल्दी से समझ में आएगा। वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस C6H12O6। तो नेचुरल है ये वाटर, क्या हो गया बताओ? रॉ मटेरियल। सो वाटर हैव हाई स्पेसिफिक हीट, high heat of vaporization and high heat of fusion and act as a buffer। तो specific heat, high specific heat और heat of vaporization, तो ये आपको कौन सी प्रोसेस से आएगा? इवापोरेशन ऑफ वाटर सन सरफेस पे जो है ना, उससे क्लियर होगा। तो KOH को बफर सोल्यूशन कहते हैं ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बफर मतलब क्या? रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करवाना, तो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी वेपराइजेशन में भी चला जाता है। लेकिन ऑयल रहेगा तो वो टाइम लेगा ना, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, लेकिन वाटर बहुत इजीली ये काम करता है। सो इट इज अ गुड बफर, so it acts as a good buffer for specific heat reaction also, and it is a good adhesive and cohesive factor of attraction। आपको अगर 11th स्टैंडर्ड में याद होगा तो जाइलम कंपोनेंट और फ्लोएम कंपोनेंट आता है रूट का, उससे आपको वो जल्दी समझ में आएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स। यस, और जब वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के सेल को कनेक्ट होता है
So that force is called as a adhesive force. तो water molecule से connect होना, that is strong cohesive force, and water combined with other component is called as a adhesive. So this water is a good source of cohesive as well as adhesive force of attraction. इसका एक कॉमन एग्जांपल बताते हैं कि जैसे आपको एक कजिन ब्रदर से भी आपका मैचिंग जल्दी से हो जाएगा, आप ट्यून अप कर लेंगे, और आप सिस्टर भी जल्दी से ट्यून अप कर लेंगे. तो सिस्टर ट्यून अप करेंगे तो वो होगा कोहेसिव फोर्स, ब्लड रिलेशन है ना आपका, और कजिन से भी मैचअप कर रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज एडिसिव फोर्स. सो नाउ नेक्स्ट वन, ये पॉइंट आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. नेक्स्ट पॉइंट है 6.2, वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन. वाटर प्लांट में, हमारा लेसन कौन सा है, प्लांट वाटर रिलेशन. तो प्लांट में वाटर कैसे जाता है? सो मेनली वाटर इज एब्सॉर्ब बाय रूट. रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन. प्लांट एब्सॉर्ब वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल. ये सबको क्लियर हो रहा है ना कि वाटर कहाँ से लिया जाएगा, सॉइल से लिया जाएगा, और कौन लेगा, रूट लेगा. सो मोस्टली ये जो प्लांट्स है वो सब मोस्टली अंडरग्राउंड रूट दिखाएंगे, लेकिन एक प्लांट है जिसका नाम है इपीफाइटिक प्लांट. उस इपीफाइटिक प्लांट का नाम है वैंडा. वैंडा प्लांट आप सबको मालूम है, या तो ऑर्किड बोलेंगे तो भी चलेगा. ये ऑर्किड और वैंडा प्लांट किसे याद आ रहा है, एपीफाइटिक प्लांट. आई थिंक ये आपको याद आना चाहिए, 11th में हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में. नहीं तो आज एक पिक अनस और एक काम करना है आपको, या तो संभव या आप कोई भी वैंडा या ऑर्किड जो प्लांट रहेगा उसका पिक डालो. 11th में आपको प्रैक्टिकल में भी हुआ है. वो प्लांट ऐसा रहता है, देखो मैंगो ट्री में, मैंगो ट्री के ऊपर ऐसा लगा रहता है, उसके ग्रीन डार्क लीफ रहते हैं, और नीचे आपको 11th स्टैंडर्ड में रूट पढ़ा है, स्पॉन्जी रूट्स रहते हैं, और उस स्पॉन्जी रूट्स में वेलेमेंट टिश्यू कहा जाता है, ताकि वो मॉइस्चर में से वाटर को लेंगे. सो दैट प्लांट्स आर कॉल्ड एज एपिफाइटिक प्लांट. सो एपिफाइटिक प्लांट एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द वेलेमेंट टिश्यू फ्रॉम द एयर, वो एयर से लेगा. लेकिन बेसिकली मोस्टली टिपिकल रूट विच इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, विच इज डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन. तो वो जोन क्या रहते हैं, ये रूट का डायग्राम है सपोज. तो यहाँ पे जो पहला जोन रहता है दैट इज कॉल्ड एज ए जोन ऑफ, मतलब रूट कैप वाला. फिर उसके बाद जहाँ पे सेल न्यू फॉर्म होती है, दैट जोन इज कॉल्ड एज ए मेरिस्टेमेटिक जोन. फिर उसके बाद सेल लंबी होती है, देखो याद करो ये 11 का टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज ए सेल इलॉन्गेशन. और सेल इलॉन्गेशन के ऊपर बहुत छोटे 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 हेयर रहते हैं, और वो हेयर, क्लियर हो रहा है ना सब लोगों को, मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ. वो हेयर में वाटर एब्सॉर्प्शन होता है. और फिर ऊपर वाला जोन आता है मैच्यूरेशन जोन. ऊपर जो जोन है दैट इज मैच्यूरेशन. तो ये 2 मार्क के लिए आपको ओनली जोन आएगा, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ रूट. तो पहला रूट का जो टिप पार्ट है जहाँ पे यंग एंड जुवेनाइल सेल रहते हैं, वो डिवीजन का काम करते हैं, इसलिए उस जोन को नाम दिया है मेरिस्टेमेटिक. फिर उसके बाद सेल लंबी होती है तो दैट इज इलॉन्गेशन. फिर उसके बाद जहाँ पे रियल एब्सॉर्प्शन होता है दैट इज रूट हेयर. और फिर वो सेल मैच्योर होती जाएगी ना, तो मैच्योर सेल ऊपर चली जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैच्यूरेशन जोन. रेफर करो डायग्राम टेक्स्ट बुक में 6.1 A and B वो दिया है. सो इन द जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन इपिडर्मल सेल, अगर सपोज हमने वो जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन लिया, रूट हेयर को लिया, तो वो जो रूट हेयर है, दैट रूट हेयर शोज द इपिडर्मल सेल्स फ्रॉम यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड एज ए रूट हेयर. डायग्राम रेफर करो, तब तक टाइम हो जाएगा, अब देख लो डायग्राम में मिल जाएगा. अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. वो रूट हेयर कैसा होता है वो बताती हूँ. रूट हेयर इज अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन. ये कौन सा एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्मिक. तो ये रूट हेयर यहाँ से आया है ना, ये जो जोन ऑफ कौन सा था बताओ, मैच्यूरेशन ऊपर, ये जोन ऑफ मैच्यूरेशन है. इसका साइटोप्लाज्म